जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से सभी दोस्तों सभी मित्रों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, मैंने कैबिनेट मिशन प्लान के विषय में जो बात किया था आपसे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के विषय में, उसी के आगे आज मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा अंतरिम सरकार के गठन के रूप में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कैबिनेट प्लान के अंदर कहा गया था भारत में एक अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा दोस्तों। तो पहले हम अंतरिम सरकार के गठन की बात करेंगे, उसके बाद भारत में संविधान सभा के विषय में बात करेंगे। उसके पहले कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, उनको देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, बताया गया, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, जो डरता है उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों पर जहान होता है। कहने का सीधा सा सेंस, इन पंक्तियों का जो सेंस है, उन पंक्तियों का सेंस क्या है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, बहानेबाजी कर लेना आसान होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो, भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। दोस्तों, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी में जब तक आता नहीं संघर्ष, तब तक जिंदगी जीने का मजा नहीं मिलता। आगे देखिएगा, डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ। बिल्कुल ये श्योर है कि जो डरता है वो जिंदगी में कुछ आगे नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य जो है ना, गलतियों का ही पुतला है दोस्तों। जब तक वो गलती करेगा नहीं, तब तक वो अच्छा कर नहीं सकता। इसीलिए पहले आपसे गलती होती है, फिर उसके बाद आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, क्योंकि आप जब पढ़ाई प्रारंभ किए तो क्या पहले दिन से ही हमें इतना ज्ञान हो गया था? जी नहीं, पहले हमने गलती किया, गलतियों से हमने सीखा। फिर क्या कहा गया? लड़ने वालों के कदमों पर जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों पर जहान होता है। दोस्तों, अगर आप मेहनत करते रहेंगे एक ईमानदारी के साथ, तो एक दिन जरूर सफलता आपके कदमों पे होगी। दोस्तों, कदमों पे होगी। आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और इस वीडियो का फायदा उठाते रहें। हमारी टीम के द्वारा दिए जाने वाले कंटेंट को आप बखूबी पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें और उसमें नोट किया करें। इससे क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा और आसानी से आप किसी भी एग्जाम को चुटकियों में फेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। अंतरिम सरकार के गठन के विषय में हम बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अंतरिम सरकार के गठन की बात किया गया तो ध्यान दें, कहा गया अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। मैंने आपसे बताया, अभी हाल ही में बताया, क्या कैबिनेट मिशन प्लान में ये बात कही गई थी कि भारत में एक अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, और भारत में एक संविधान सभा का भी निर्माण किया जाएगा। तो सर्वप्रथम अंतरिम गवर्नमेंट के विषय में देख लेते हैं। अंतरिम गवर्नमेंट के विषय में क्या बात कही गई है? तो इसकी जो अंतरिम गवर्नमेंट स्थापना की बात की गई, तो इसकी जो घोषणा है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट की घोषणा की गई। पहले इसकी घोषणा की गई कि भारत में एक अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी।
ये घोषणा हो गई। अच्छा, तो 2 सितंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं डेटें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जानना आपके लिए बहुत अति आवश्यक होगा, अति आवश्यक होगा, क्योंकि ये एग्जामों में पूछी जाती हैं, ये एग्जामों में पूछी जाती हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, गठन किया गया दोस्तों, किया गया। ठीक है, अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। अब आप देखेंगे इसके बाद जब अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया तो इसमें कौन कौन शामिल थे, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, इनमें शामिल कौन कौन से लोग थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शामिल कौन कौन से लोग थे। अब आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करूँगा, तो आप लोग देखिएगा। देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं, इस डेट को हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों, कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई। दूसरी डेट हमें याद रखना है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो किया गया 2 सितंबर 1946 को। अच्छा, तो जब अंतरिम सरकार की घोषणा की गई तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या रखी गई 13। टोटल सदस्य कितने थे इस अंतरिम गवर्नमेंट में, टोटल सदस्यों की संख्या थी 13। कितने सदस्य थे दोस्तों, 13 सदस्य थे टोटल। अब ये सितंबर की बात अभी चल रही है, सितंबर में इसका गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को। इसके पहले के एक घटना की मैं बात करता हूं आपसे, इतना आप इसको आप स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए, जहां पर चीजें आपके समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताएं, उसको मैं संशोधन करने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, तो टोटल सदस्य कितने थे, 13 थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, क्या होता है आगे देखिएगा। 16 अगस्त 1946 को एक घटना घटती है। क्या घटना होती है, मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया कब, 16 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इस कार्यवाही दिवस की वजह से संपूर्ण भारत में, दोस्तों ध्यान दीजिए, संपूर्ण भारत में क्या हुआ, संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, सांप्रदायिक दंगे होने लगे दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे होने लगे। अब यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तो अब आगे क्या होता है, जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया, उसके बाद की कार्य प्रक्रिया क्या होती है। भाई, मुस्लिम लीग को ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहूंगा तो मैं बाहर से कैसे पाकिस्तान को प्राप्त कर पाऊंगा। ठीक है, कैसे कांग्रेसियों का या मतलब कांग्रेसियों का विरोध हो पाएगा और कैसे हम पाकिस्तान को हासिल कर पाएंगे। अच्छा, अगर पाकिस्तान हमें हासिल करना है दोस्तों, तो कतई कहीं ना कहीं हमें उनके साथ जुड़ना होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग भी अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं। जब अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल होने की बात आई तो मुस्लिम लीग ने देखिएगा 26 अक्टूबर की घटना है। कब की घटना है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम गवर्नमेंट में, अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया, शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, शामिल होने का निर्णय लिया।
जब शामिल होने का यह निर्णय लिया तो उसके बाद जो है इसको उसमें शामिल भी किया गया। दरअसल इसमें कुछ मेंबर ऐसे थे कि उन मेंबरों को इस्तीफा दिला करके भाई कांग्रेस के द्वारा उन मेंबरों को इस्तीफा दिलाया गया। और वो मेंबर कौन कौन थे? तो टोटल मेंबरों की संख्या पहले अंतरिम गवर्नमेंट में कितनी थी? 13 थी। 13 मेंबरों में से 3 मेंबरों को इस्तीफा दिला दिया गया। अच्छा, तो आप देखिएगा जब मुस्लिम लीग उसमें शामिल होगी तो कौन कौन से ऐसे मेंबर थे जिनको इस्तीफा दिलाया गया, तो देख लेते हैं। इस्तीफा 13 सदस्यों में से 3 सदस्यों को अंतरिम गवर्नमेंट से, अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिलाया गया। और मुस्लिम लीग को अंतरिम गवर्नमेंट में, अंतरिम सरकार के अंदर शामिल किया गया। दोस्तों शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। अच्छा, तो वो तीनों मेंबर कौन थे क्रमशः देखेंगे, पहले, दूसरे और तीसरे। 3 मेंबर थे। पहले मेंबर का नाम है सैयद अली जहीर। क्या नाम था पहले मेंबर का? सैयद अली जहीर। दूसरे मेंबर का क्या नाम था? शरद चंद्र बोस, ठीक है, शरद चंद्र बोस। तीसरे का सर साफत अहमद खां। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को क्या किया गया? इस्तीफा दिला दिया गया, इस्तीफा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीनों के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि अंतरिम गवर्नमेंट में टोटल सदस्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 13 थी। उन 13 सदस्यों में से जो 3 सदस्यों का इस्तीफा दिलाया गया था, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य हैं जो कि अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे? अच्छा, एक तो यह प्रश्न हो जाता है, या तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे जिनको इस्तीफा दिला करके मुस्लिम लीग को शामिल किया गया, तो कोई एक ऑप्शन इसमें से देगा, अदरवाइज 3 ऑप्शन बाहर से देगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां से याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर साफत अहमद खां, इन तीनों को इसमें से इस्तीफा दिला दिया। अच्छा, अब आप देखेंगे तभी भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। तभी भीमराव अंबेडकर जी का एक बयान आता है, उस बयान में उन्होंने क्या कहा देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं इसके विषय में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? उनका स्टेटमेंट आता है। उनका स्टेटमेंट क्या होता है देखिएगा, यह उनका स्टेटमेंट है, ये क्या? यह एक देश की सरकार है, देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कितने राष्ट्र? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों, यहां पर स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर जी का आता है, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। और ये दोनों राष्ट्र, मतलब उनका कहने का सेंस क्या था दोनों राष्ट्र के विषय में? एक तो राष्ट्र है भारत और दूसरा एक तो राष्ट्र है कांग्रेस और दूसरा एक राष्ट्र है मुस्लिम लीग। कौन सा? मुस्लिम लीग। अब देखिए, मुस्लिम लीग अपने लिए परेशान था, कांग्रेसी अपने लिए परेशान थे, और देश कौन सा है? देश तो भैया एक ही है, देश तो एक ही है ना हमारा। कौन? भारत देश।
तो भारत तो हमारा देश हो गया, इसको चलाने वाले दो राष्ट्र कौन कौन से हो गए? कांग्रेस हो गया और मुस्लिम लीग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर जी का है अंतरिम गवर्नमेंट के विषय में। अब देखिए अंतरिम गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल था। अंतरिम गवर्नमेंट के जो चीफ थे वो लॉर्ड बेबल थे, मतलब अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड बेबल थे। लेकिन नेतृत्व में किसके गवर्नमेंट बनी थी अंतरिम गवर्नमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो वह इसके उपाध्यक्ष थे। तो अब हम क्रमशः सभी व्यक्तियों को यहां पर देख लेते हैं एक बार, है ना, कि टोटल मेंबर 15 मेंबर को कौन कौन से पद मिले थे, किस किस पद पर वो आसीन थे। ठीक है, अब देखते हैं, देखिएगा हेडिंग डालें अंतरिम मंत्रिमंडल। अब अंतरिम मंत्रिमंडल में देखेंगे एक तरफ देखेंगे सदस्य और दूसरे तरफ लिखेंगे विभाग। क्या लिखेंगे? विभाग। अब देखिएगा इधर जो पहले मेंबर थे लॉर्ड वेवल साहब। कौन थे? लॉर्ड वेवल साहब थे। ये क्या थे? ये आप वहां अंतरिम गवर्नमेंट के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, दूसरे मेंबर थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये कौन थे? ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे ये? उपाध्यक्ष थे। कार्यकारिणी के क्या थे ये? उपाध्यक्ष। और इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो और इनके पास विदेशी मंत्रालय था, विदेशी मंत्रालय, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। क्या? राष्ट्रमंडल। ठीक है। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो कौन थे? तीसरे पर्सनालिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें क्या था? गृह, सूचना एवं प्रसारण। ये किसके अंडर में था? ये था सरदार पटेल जी के। चौथे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं बलदेव सिंह। क्या नाम था? बलदेव सिंह। अगले मेंबर हैं बलदेव सिंह। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? रक्षा। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? रक्षा था। इसके बाद है बलदेव सिंह के बाद सी राजगोपालाचारी। पांचवें हैं सी राजगोपालाचारी। इनके पास जो विभाग था वह शिक्षा मंत्रालय था दोस्तों। कौन सा था? शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए इसके बाद मैं आगे फिर से बताता हूं, पहले इनको हम जान लेते हैं। यहां पर बलदेव सिंह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिएगा, बिल्कुल टिक कर लीजिएगा, 4-5 स्टार लगा लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय अंतरिम गवर्नमेंट में किस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के हाथ में था? वो बलदेव सिंह। और इसी तरह से यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा डिपार्टमेंट है वो किसके पास था? वो था सी राजगोपालाचारी के अंडर में। अब देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है C.H. भाभा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद अगला आता है C.H. भाभा। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? C.H. भाभा के पास जो डिपार्टमेंट था वो कार्य खान तथा बंदरगाह। ये किसके पास थे? बंदरगाह। ये था C.H. भाभा के पास। अब इस C.H. भाभा के बाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि। किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है दोस्तों, जगजीवन राम जी आते हैं इसके बाद। जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था? जगजीवन राम जी के पास था श्रम डिपार्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 5 स्टार करिएगा, 5 स्टार करिएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसमें 5 स्टार करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें 5 स्टार लगाइएगा। जगजीवन राम किस विभाग से जुड़े थे? श्रम विभाग से जुड़े थे। जगजीवन राम के बाद है अरुणा आशफ अली। कौन है? अरुणा आशफ अली।
वो किस विभाग से जुड़े थे? तो वो रेलवे से थी। किस में से? रेलवे से। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लियाकत अरुणा अशरफ अली के बाद आपके आ जाते हैं लियाकत अली साहब। कौन आ जाते हैं? लियाकत अली साहब आ जाते हैं। लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली के पास होता है वित्त विभाग। कौन सा विभाग होता है? वित्त होता है। और ये लीग के मेंबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लीग के मेंबर होते हैं लियाकत अली। किसमें के मेंबर होते हैं? लीग के मेंबर होते हैं। इसके बाद अगला देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार करिएगा। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लियाकत अली के बाद है कौन आते हैं? आई चुंदरीगर। चुंदरीगर, इनके पास कौन सा विभाग था? इनके पास था वाणिज्य विभाग। कौन सा विभाग था? वाणिज्य विभाग था। ये किसके थे? ये भी लीग के मेंबर थे। देखिए आई चुंदरीगर के बाद है अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार, ये भी मुस्लिम लीग के ही मेंबर है। अब्दुल रब निस्तार के पास जो विभाग था उस विभाग का नाम है संचार विभाग। कौन सा विभाग था? संचार विभाग। ये भी किसके सदस्य हैं? लीग के सदस्य हैं। इसके बाद है जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या नाम है उनका? जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या नाम आता है उनका? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल किस विभाग से जुड़े थे? विधि विभाग से जुड़े थे। मतलब कह सकते हैं ये कैसे मंत्री थे? कानून मंत्री थे। और इसके बाद लास्ट में आता है गजानफर अली खां। क्या आता है? गजानफर अली खां। गजानफर अली खां जो थे दोस्तों, तो गजानफर अली खां किससे जुड़े थे? ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़े थे। किस विभाग से? स्वास्थ्य विभाग से जुड़े थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आई चुंदरीगर हो गए, लियाकत अली जी हो गए, जो पीछे आपने देखा अब्दुल रब निस्तार साहब हो गए संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल हो गए विधि, गजानफर अली खां। मतलब देखिएगा इसमें एक चीज आपको जरूर देखने को मिला कि जितने भी महत्वपूर्ण पद थे वो मैक्सिमम मुस्लिम लीग के पास थे। चाहे वो वित्त विभाग हो, चाहे संचार विभाग हो, चाहे कानून विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वाणिज्य विभाग हो। आप लोगों ने देखा सभी महत्वपूर्ण जो पद होते हैं मंत्रियों के, वह सब मुस्लिम लीग के पास हैं। आप लोगों ने देखा लियाकत अली जी के पास था वित्त विभाग, आई चुंदरीगर के पास था वाणिज्य विभाग, और उसके बाद आपने अब्दुल रब निस्तार के पास देखा संचार विभाग, और आगे देखते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल के पास जो है वो क्या है? विधि विभाग है, कानून विभाग, और लास्ट में गजानफर अली खां के पास स्वास्थ्य विभाग। पांचों महत्वपूर्ण जो पद होते हैं वह मुस्लिम लीग के पास थे। और इसके बाद यहीं से अंतरिम गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और वो अंदर रह करके अपने पाकिस्तान का जो सपना था उसको सजोए हुए थे, और उसका विरोध भी वहाँ पे कंटिन्यू वो कर रहे थे। भाई कांग्रेसी हो चाहे कोई भी हो, वो बराबर यही कहते थे हमें पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये यहीं तक आज अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई, अंतरिम गवर्नमेंट बन गई। इसके बाद अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ जब मिलूंगा तो मैं संविधान सभा के गठन से संबंधित लेक्चर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं आपको बताता हूं सीरियस होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और इससे क्या होता है आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक जरूर कर दिया करें। उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, मेरी टीम का मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप अगर एक बार लाइक कर देते हैं तो काम करने में एक उत्सुकता आ जाती है दोस्तों। ठीक है, और बहुत जल्द हम आपके सामने लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, लेकिन तब तक आप जो ये आप क्लास देख रहे हैं इसको आप
कहने का मतलब ये है कि सीरियस होकर देखें, पढ़ाई करें, और पढ़ाई करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ाई से दूर भागेंगे, आपने पंक्तियों को देखा, जो लड़ा है उसके कदमों पे जहान होता है, और जो भागा है वो जिंदगी भर भागता ही रह जाता है, उसको कुछ भी जिंदगी में नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए शिद्दत के साथ लग जाइए, पढ़ाई करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। वही हमारी मंशा है, हमारी पूरी टीम की मंशा है दोस्तों, और हम हमेशा शिद्दत के साथ आपके साथ, आपके बराबर, आपका सहयोग करते रहेंगे। कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे द्वारा, और ना कहीं आपको एग्जाम में कोई समस्या आएगी, हम आप बराबर आपका सहयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपकी मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।